अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत के 1941 में जो सेंसस हुए थे उसके मुताबिक लाहौर की 36% पॉपुलेशन हिंदुओं और सिखों के ऊपर थी। यानी लाहौर की 36% पॉपुलेशन हिंदू और सिख थे, जबकि प्रॉपर्टी, बिजनेस, फैक्ट्रीज, बैंक्स और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के ये 80% मालिक थे। यानी लाहौर की इकोनॉमी के 80% की मालिक थे 36% हिंदू और सिख। और जब इस्लाम आया लाहौर में और लाहौर से सिखों को और हिंदुओं को जाना पड़ा, क्योंकि नॉर्मली मैं आपको बताऊं उस वक्त लाहौर और पंजाब से सिख और हिंदू इतना जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनके जहन में ये था कि हम यहीं रहेंगे, लेकिन उनको कत्लेआम शुरू हुआ, इनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए गए और जब लाशों के ढेर बिछा दिए तो बेचारों को मजबूरन भागना पड़ा। और फिर भागते हुए भी इनकी ट्रेनों में घुस के ट्रेनों को खून से लथपथ जब ये ट्रेनें अमृतसर पहुंची, तब फिर रिटेलिएशन में भारत में हिंदू और सिख पंजाबियों ने हमले करने शुरू किया। अदरवाइज बलवा इन्होंने शुरू किया था। अजीज दोस्तों, आज भी ये पंजाबी मुसलमान जो कन्वर्टेड पंजाबी हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे कंट्रोल टोटल, मतलब कंट्रोल नहीं कह सकते आप इसको, कोलोनाइजेशन कह सकते हैं। इन्होंने जो दूसरी एथनिसिटीज़ हैं यानी सिंधी, बलोच, पश्तून, सराइकी और जो कश्मीर इनके पास है, तो कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, ये सब इन पे कब्ज़ा है इनका। इनके रिसोर्सेज की भरपूर लूटमार हो रही है। और इन सब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पंजाबी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब जितने मिनिस्टर हैं ये लिस्ट आपके सामने है, सब पंजाबी। सारे कोर कमांडर पंजाबी, आर्मी चीफ पंजाबी, ज़्यादातर जनरल पंजाबी। जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान से पंजाबी चीफ ऑफ मार्शल लॉ जाता था, पंजाबी चीफ सेक्रेटरी होता था, पंजाबी कोर कमांडर होता था, पंजाबी रूल करते थे। जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान को, इस तरह आज बाकी के पाकिस्तानियों को भी ये पंजाबी लूट मार कर रहे हैं। और बाकी जगहों पे यानी सिंध, बलोचिस्तान और केपी में, तो बलोचिस्तान और सिंध में तो आर्मी जनरलों के पार्टनर इन क्राइम, बल्कि पार्टनर भी नहीं कर सकते, नौकर इन क्राइम, कि जिनको छोड़ा हुआ है गवर्नमेंटों में। मैं एक ब्लू ब्लडेड बलोच हूं जिस पर मुझे फख्र है, लेकिन 1947 के बाद मेरी शनाख्त बलोच से पहले एक पाकिस्तानी की है जिस पर मुझे उससे ज्यादा फख्र है। और यही मेरी शनाख्त जो है वो मुझे ये कहने पे मजबूर कर रही है कि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदें हैं, पाकिस्तान की जोग्राफी सरहद हो, तो बलोच कौम आज ये सोच ले, खुदारा आज ये सोचे, बलोच इंटेलेक्चुअल ये डिबेट करे, बलोच की इंटेलिजेंसिया ये डिबेट करे, बलोच स्टूडेंट ये डिबेट करे कि आया ये एक लाहासिल जंग में जो हमें डाल दिया गया है, कैन वी अचीव इट? आंसर इज नो, नो एंड नो। वी कैन नॉट अचीव इट एंड वी डोंट वांट टू अचीव इट, बिकॉज पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारे हमसाया ममालिक में देख लें आप, बलोच जहां आबाद है उसकी एक तरफ एक डीप स्टेट, ईरानियन स्टेट है, और एक तरफ एक डिस्टेबलाइज्ड स्टेट है जिसको अफगानिस्तान कहते हैं। तो हमारा सर्वाइवल, हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला 1947 में किया, हमें उस पर फख्र है। हम पाकिस्तान के साथ जीना मरना बलोच अकवाम का है। बलोच आज सोच ले। अब ये आपने सुना ना, ये सरफराज बुगटी है, इसको बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। नवाब अकबर बुगटी के ज़माने में इसकी एंट्री डेरा बुगटी में बैन थी। नवाब अकबर बुगटी इसको बुगटी ही नहीं मानते थे। नवाब अकबर बुगटी मानते थे कि सरफराज बुगटी आर्मी के जूते चाट के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।
और फिर जब नवाब अकबर बुगटी साहब को शहीद कर दिया मुशर्रफ के दौर में, और उनके जायज़ वारिस बरामदाग बुगटी को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, वो अब जिनीवा में स्विट्ज़रलैंड में अजाइलम पे रह रहे हैं, तो फिर इसके हवाले किया है बलूचिस्तान। ये कहीं पेशाब करने भी जाता है तो 50 कमांडोज के बीच में जाता है। इसको किसी गांव का दौरा करना पड़े, कहीं जाना पड़े, तो 100 के करीब इसकी गाड़ियां इसके आगे पीछे होती हैं। और इसको बलूचिस्तान दिया हुआ है। बलूचिस्तान आपको पता है कि एक तो वहाँ से गैस पूरे पंजाब को जाती है, दूसरा वहाँ से ईरान के ज़रिए डीजल पेट्रोल की जो भरपूर स्मगलिंग होती है। 15 रुपये पाकिस्तानी में ईरान से पेट्रोल खरीद के 415 रुपये का पाकिस्तानियों को बेच रही है ये आर्मी। उसमें ये सरफराज बुगटी, क्योंकि इसके अंडर में पुलिस है, उसके ज़रिए सारी स्मगलिंग और गलत काम होते हैं। और रहा सवाल सिंध का, तो चूंकि सिंध पे पीपल्स पार्टी ने भुट्टो के आने के बाद से, क्योंकि भुट्टो से पहले सिंध का कोई पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में सिग्निफिकेंट था ही नहीं, लेकिन भुट्टो पहला ऐसा सिंधी लीडर आया जिसको बेस बना के पीपल्स पार्टी ने सिंधियों को इतना मैनिपुलेट किया है, इतना मैनिपुलेट किया, फिर भुट्टो को फांसी दे के और पक्का कर दिया पीपल्स पार्टी की उसको ज़ियाउल हक ने, क्योंकि फांसी हुई तो सिंपैथी वोट मिला और फिर बेनज़ीर भुट्टो स्ट्रगल का निशान बन गई। हालांकि वो भी जागीरदार नहीं थी, उसने सिंध की भलाई के लिए क्या काम किया। देखें, 2 बार लाड़काना से भुट्टो जीता, 2 या 3 बल्कि 4 बार लाड़काना से बेनज़ीर भुट्टो जीती है सीट अपनी, जिसमें 2 बार ये प्राइम मिनिस्टर बनी। बिलावल भुट्टो 2 या 3 बार जीता है लाड़काना से, ये लाड़काना है। ये अपने दिए हुए लाड़काना, एक शहर जहाँ से इतने प्राइम मिनिस्टर आए, उसको तरक्की नहीं दे सके। ये बाकी पाकिस्तान को क्या तरक्की देंगे, या सिंध को क्या तरक्की देंगे। लाड़काना से ज़्यादा डेवलप्ड आज से 5000 साल पहले का मोइंजोदाड़ो था। मोइंजोदाड़ो के जो खंडरात निकले हैं उसमें नज़र आ रहा है कि चौड़ी चौड़ी गलियां थीं, गटर की लाइनें थीं, पानी का सिस्टम था, सेवरेज का सिस्टम था, कचरा का सिस्टम था, पूरा एक अर्बन मॉडल था 5000 साल पहले। आज लाड़काना में सिवाय भुट्टो के मज़ार के, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो का भी मज़ार है और सारे इनके जो जागीरदारों का मज़ार है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, खूबसूरत और बड़ी बिल्डिंग कोई नहीं है लाड़काना में। तो जो अपने लाड़काना को नहीं सुधार सके, वो बाकी पाकिस्तान, ख़ास तौर पे कराची वाले रो रहे हैं, तो कराची वाले कैसे वो करेंगे। और सिंध पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला शहर, मुल्क है, प्रोविंस से, वहाँ से ये लूटमार करते हैं आर्मी के साथ मिलके। कराची की तो अब बात ही छोड़ दें, कराची में तो आर्मी खूब लूटमार कर रही है। मेरी अभी एक पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उसने कहा कराची से तो इतना भत्ता आ रहा है कि बता नहीं सकता। अब आर्मी चाह रही है कि 28वीं तरमीम आ जाए। देखें, पीपल्स पार्टी इस वक्त कुछ परेशानियों में है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो बाप बेटा जरदारी और उसका बेटा बिलावल, उनकी कुछ ऐसी ऑडियो और वीडियोस लग गई आर्मी के हाथ, जिसके बाद अब इनकी आर्मी के साथ सेटिंग ख़त्म होती जा रही है। पीपल्स पार्टी को बता दिया गया है कि आपको 28वीं तरमीम लानी होगी, और 18वीं तरमीम जो आइन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो 18th अमेंडमेंट है वो लानी होगी। जरदारी कह रहा है मेरे बेटे बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं आपको 18th अमेंडमेंट पास करा देता हूँ, लेकिन आर्मी इसको देने के लिए तैयार नहीं। अब आर्मी है ना, उसको ज़बरदस्ती रिज़ाइन करवाना चाह रही है, और उसको रिज़ाइन कराएंगे तो क्या सिनारियो आता है, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कराते हैं। तो 18th अमेंडमेंट जो पाकिस्तान ने, जरदारी ने पास की थी,
जब ये प्रेसिडेंट पहली बार बना था, वो 18th अमेंडमेंट में एजुकेशन, हेल्थ और कई डिपार्टमेंट फेडरेशन से लेके प्रोविंसेस को दिए गए थे। प्रोविंसेस की काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनाई गई थी और प्रोविंस स्ट्रोंग हुए थे। वो जरदारी ने इसलिए किया था कि उस वक्त जरदारी सिंध में भी गवर्नमेंट बना चुका था, बलूचिस्तान में भी इसकी गवर्नमेंट थी, तो उसने सोचा कि खूब लूट मार कर सकेंगे, तो वो पास हो गई थी। उस वक्त आर्मी ज़रा कॉर्नर हो गई थी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद, मुशर्रफ के एक लंबे मार्शल लॉ के बाद, तो इसलिए 18th अमेंडमेंट पास हुई थी। अब 28th अमेंडमेंट पास कराने उसमें मिलिट्री ये चाह रही है कि जो फाइनेंशियल पावर्स दी गई थी प्रोविंसेस को वो वापस ले ली जाएं, एजुकेशन, हेल्थ और कई डिपार्टमेंट, और कराची फेडरल अथॉरिटी बन जाए, यानी सिंध से अलग करके कराची को फेडरल कंट्रोल में दिया जाए। वहाँ पे फिर सिंध गवर्नमेंट का कराची पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, ग्वादर और फाटा भी। और उसके लिए आपने ये सुना शमशाद, कुंवर दिलशाद, ये कुंवर दिलशाद है जो कि शायद पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है, स्टेट बैंक का भी चेयरमैन रहा है, गवर्नर रहा है। इसने कहा कि जरदारी को फिर हेल्थ इश्यूज के ऊपर रिज़ाइन करवाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके फील्ड मार्शल को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और ये केस जब जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के लिए एक अलग कोर्ट बनाई थी, आपको पता है पिछली जो अमेंडमेंट की थी आसिम मुनीर ने, उसमें काफ़ी पावर्स सुप्रीम कोर्ट से लेके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दे दिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इमीडिएटली कहेगी कि हाँ कंट्री की सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त आप यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट बना सकते हैं, और ये पहले भी हुआ है। मुशर्रफ भी यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट बना, ज़ियाउल हक भी यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट बना, और ये अदालतें हमेशा नज़रिया ज़रूरत, एक इन्होंने वो रखा है कि ज़रूरत का जो नज़रिया है उसके तहत ये चीज़ें हो सकती हैं। जरदारी साहब अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं खराबी सेहत पे, तो पाकिस्तान का सदर कौन बनेगा? ये जगह क्यों छोड़ रहे हैं वो? हाँ, ये सवाल आपका बड़ा 10 मिलियन का सवाल है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब ये बहुत बड़ा एक आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। हमारा जो सदारती इलेक्शन की जो आइन का आर्टिकल 41 जो है उसमें ये तरीका दिया गया है कि प्रेसिडेंट अगर मुस्तफ़ी हो जाए तो फिर ये इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो ज्वाइंट सेशन और चारों सूबाई असम्बलियों के ज़रिए होता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल वो पैदा नहीं होगी। उसके तहत ये होगा कि आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम कर ली जाए कि अगर हंगामी सूरत हाल के तहत प्रेसिडेंट मुस्तफ़ी हो जाते हैं और मुल्क के चारों तरफ जंग के शोले भड़क रहे हैं तो इस लिहाज फील्ड मार्शल को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इख्तियारात तकवीज़ कर दिए जाएँ फुल बेनिफिट के साथ, फुल यूनिफॉर्म के साथ, ताकि वो प्रेसिडेंट वो एक आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और उसके लिए तो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये केस जाएगा, क्योंकि वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, तो वहाँ मुमकिन है ये फैसला कर दें कि फॉर द टाइम बिंग जो है मुल्क के हालात ठीक नहीं जा रहे, तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तुर्की के आइन की तर्ज पर पाकिस्तान के सदर जो हैं उनको इख्तियार दे दिए जाए बमा यूनिफॉर्म के। तो ये हो सकता है आइन की आर्टिकल 243 में जहाँ लिखा हुआ ना फील्ड मार्शल, उसके फिर नीचे आ जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें बड़े तरीके के मुताबिक हो सकती हैं और इसका रोड मैप भी बन सकता है। अगर रोड मैप में अगर किसी इक़्तिदार आला जो है हमारे मुक़द्दर हल्के चाहते हैं तो उसका हम रोड मैप बनाकर दे देते हैं इनको। बड़ा आसान तरीका है और मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए बन सकता है। तो फील्ड मार्शल को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, फील्ड मार्शल भी रहेगा कराची, ग्वादर और फाटा। ग्वादर इसलिए कि ईरान जंग के हवाले से वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इतने शिप आवक जावक है और इतना ज़्यादा वहाँ पे रुकावटें हैं कि इनको करीब में सबसे करीब पोर्ट जो मिल रही है वो ग्वादर है, जहाँ पे ये पार्किंग कर सकते हैं, स्टेशन कर सकते हैं, रीफिलिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ग्वादर इम्पोर्टेंट हो गया। वैसे ही ग्वादर चाइना के कंट्रोल में है। कराची तो कराची है फिर,
और फाटा इसलिए कि वहाँ से टीटीपी की टोटल कंट्रोल है फाटा की, तो वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पीटीआई की है, और वो पीटीआई की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को, आर्मी को ऑपरेशंस और वो अपनी मर्जी की मनमानी नहीं करने दे रही, तो इसलिए फाटा। तो ये सब चीज़ें कोशिश हो रही हैं कि कंट्रोल कर ली जाएं। और एक कोल्ड वार इस वक्त बकौल रऊफ कलासरा के कोल्ड वार इस वक्त चल रही है आर्मी और जरदारी के बीच। और आर्मी हर हालत में चाहती है कि 8 जून से पहले 28वीं अमेंडमेंट पास हो जाए, और अगर नहीं होती है तो फिर चीज़ों को लपेटा जा सकता है बाय फोर्स। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क किया है, इसलिए पीपल्स पार्टी को तो वैसे ही मैं इस बात के खिलाफ हूं कि आप कराची को सिंध से अलग करें। कराची सिंध का कैपिटल ही रहना चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी को बैन करें। अदालतों इनके ऊपर करप्शन के केसेस इतने बनेंगे, इनका एक एक मिनिस्टर ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए का करप्शन किया है, इनके ऊपर केसेस बनाएं, इनको डिस्क्वालीफाई कर दें, इनको पूरी पार्टी फारिग हो जाएगी, और आप पूरे सिंध में नए इलेक्शन कराएं, और जो जीते, जैसे पीटीआई जीतती है यहाँ पे, तो पीटीआई को दे दें। देखें, ये तो प्यो पुत्र पार्टी थी। भुट्टो के ज़माने में भी देखें पूरा ख़ानदान हर चीज़ में होता था। शिमला मुआहदे में भुट्टो के साथ उसकी बीबी, बेटी, बेटे सब होते थे। हर चीज़ में भुट्टो अपनी बेटी की ट्रेनिंग करने के लिए साथ साथ रखता था बेनज़ीर भुट्टो को, मुर्तज़ा भुट्टो को। भुट्टो का ख़ानदान, फिर भुट्टो ने सिंध का चीफ मिनिस्टर बनाया था अपने भाई को, अपने कज़न को। तो ये ख़ानदानी पार्टी है। आज भी आप देख लें तो बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो है, जरदारी प्रेसिडेंट है, आसिफा भुट्टो फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सब। बिलावल की फुफ्फी यानी आसिफ जरदारी की बहन पूरे सिंध गवर्नमेंट चला रही है, और फरियाल तालपुर जो आसिफ जरदारी की बहन है वो मुशर्रफ के ज़माने से सबसे करप्ट लेडी। तो मैं समझता हूँ कि सिंध में तब्दीली लानी चाहिए। और आखिर में मैं ये ज़रा एक आपके सामने 3 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ, जिसमें नुसरत जावेद जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान है ना, उसको मैंने कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। और मौलाना फजलुर रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर हैं, जो कि तालिबान के बाप रहे हैं, वो अफ़गान पॉलिसी पे इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के से दोनों का मुखालफत है, दोनों अगेंस्ट हैं एक दूसरे के अफ़गान पॉलिसी पे। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान आर्मी की अफ़गान पॉलिसी को लेके और कई चीज़ों पे गुस्से में हैं। ये 3 मिनट में आपको बताएंगे कि क्या है। तो इस वक्त सिचुएशन पॉलिटिकली पाकिस्तान का कचूमर निकला हुआ है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। तुम ये समझो कि जैसे मैंने अपना कैरियर शुरू किया ना जर्नलिज्म में, तकरीबन उसी उम्र में मौलाना ने अपना सियासी कैरियर अपने वालिद की वफ़ात के बाद शुरू किया, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब। मैं भी 12 वर्ष से पहले थोड़ा सा आ चुका था, लेकिन तकरीबन उठान हमारी एक जैसी है। और अपने तमाम तर भाई हम तो भी गुनाहगार किस्म के आदमी हैं, और हमारी तालीम और तरह की है। मौलाना के साथ एक अच्छी मतलब कि मैं कहूँ कि बेतकल्लफ़ी वाले मरासिम हैं। मौलाना को मैंने कभी इतना तैश और गुस्से में नहीं देखा, लेकिन वो मजबूर हो गए हैं बेचारे। यार आप उनका नमाज जनाजा देखें, कल मैंने तुम्हें कहा, मैंने कहा यार वो तो हज़ारों तुलबा के उस्ताद रहे हैं शेख अदरीस साहब, और वो शख्स जो है उसको आप मुर्तद अपनी दानिश में ठहराते हुए, तो फिर आपको इमेजेस भी दिखा रहे हैं, लाखों का हज़ारों का मजमा है ये सब। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये टारगेट जो है, अगर आप इस्लाम के नाम पर बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो टारगेट आपकी वो जमात है सिर्फ इस वजह से जिनकी दीन की खिदमत मतलब JUI कोई इनके अकाबरीन की तारीख, यार वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद, काला पानी और ये वो 100 साल से ज़्यादा शुरू होती है। आप आप उनके तमाम लोगों को ये कहें कि ये सिर्फ इस वजह से वाजिबुल कत्ल है
कि ये एक रियासत के ख़िलाफ़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठाना जो है उसको गुनाह समझते हैं, मकरूह समझते हैं और सियासी जद्दोजहद पे बिलीव करते हैं। इस बात पे बिलीव करते हैं कि जी हमें लोगों पर मुसल्लत होने की बजाय उनकी राय से जो है हुकूमत होना चाहिए। जमहूरियत 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 तो क्या करते ठीक है मौलाना? ना, जिस तरह मौलाना साहब एक एक करके उनके और उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। खुसूसन या तो ये होता ना कि मैं सियासी, अब वही ना शेख इदरीस उनका जनाजा बता रहा है कि भाई उनका क्या लोगों की मैंने अकीदत का कल उनके भी साथ जिक्र किया एहतराम था ना, होगा। JUI को एक तकरीबन दीवार से लगा दिया गया है। यार एक जमात नुसरत जावेद साहब को लगभग पिछले आप ये देख लें 2018 से 2026 को 7 साल बनते हैं, 7 साढ़े 7 साल 8 साल से वो बाहर ही नहीं निकली। 8 साल से उसे इलेक्शन कैंपेन इसलिए नहीं करने दी गई कि उसका कसूर यह है कि वो JUI फेंका है, उसका कसूर यह है कि वो वर्कर मौलाना फजल रहमान का है। फिर मौलाना फजल रहमान के वर्कर्स ने हिम्मत और हौसला करते हुए जलसे किए। मौलाना कहते रहे कि यार ना करो, जब सबके हिम्मत बांधी मौलाना साहब भी गए वहाँ, पता था कि हमला होगा, नहीं छोड़ेंगे दहशतगर्द। जितनी मरतबा JUI ने इकट्ठ किया दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। सैकड़ों लाशें कारकुनान की उठाई, कई लाशें उलमा की जो इनके